हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन केशरवानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। आज मैं वापस से आया हूं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि टॉपिक मेरा आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, जो मैंने लास्ट टाइम पे छोड़ा था उसी के आगे आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, मोशन पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ मोशन भी देख लिया था। तो आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें मेरा पहला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम इस चैप्टर में मोशन से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इन अब जो मेरा टॉपिक है आज का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैंने पहले से ही क्या किया कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों, एक साथ थोड़े से कम टाइम में इनको जल्दी से जल्दी समझा जाए, तो हमें ये क्या होंगी, जल्दी याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। तो अगर मैं इस टेबल को देखूं तो यहाँ मुझे देखा गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक साथ देखते हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एज ठीक है बच्चे, तो लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे डिस्टेंस बोलते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे, मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, इसकी मीटर। एसआई यूनिट की बात करें तो हमने कहा ये इसकी एसआई यूनिट मीटर है। और बात करें बच्चे तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और साथ में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ कैसे। कभी आपने बोला है बच्चे, कभी किसी को कि आज मैंने -5 किलोमीटर दौड़ा, या मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो -5 किलोमीटर पे है, अगर पीछे है तो क्या मैं -5 बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। मैं बताता हूँ उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कि मेरा स्कूल पीछे की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है। तो कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं बोला जाता है, डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं होती। साथ में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो तो सिंपल है, सिंपल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, वो चाहे कितनी भी कम हो, 0.00001 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी हो, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब कभी भी डिस्टेंस क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। साथ में एक चीज और देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा क्या होती है, या तो बड़ी होती है या तो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से। या तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आएगी कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसके इक्वल होगी। तो समझ में आया बच्चे। एक चीज और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं होती है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, या आज मैं 20 किलोमीटर घूमने जाऊंगा, आज मैंने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो कभी भी हम डायरेक्शन नहीं बताते कभी बच्चे। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। तो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो आप ही बताओ बच्चे क्या कहते हैं उसे, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। ठीक है बच्चे। तो डिस्टेंस में भी आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या है। अब दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो जैसा लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच की, किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट तक जाने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसे होता है, एक रास्ता ऐसे 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 जाके फिर यहाँ जाएगा, एक रास्ता ऐसे जाके फिर ऐसे चला जाएगा। लेकिन इनमें जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम जो लेंथ होगी, वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि एकदम जो सीधा रास्ता जाता है वो हमेशा क्या होता है, सबसे लोवेस्ट, सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और बात करें तो बच्चे, तो इसकी भी एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। अब बात करें कि ये जीरो कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, दोनों चीजों की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे मुझे मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉन्सेप्ट कि
कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ माना जहां पे मैं यहाँ पे 0 पॉइंट पे खड़ा था, ठीक है। तो इसके आगे मैंने चलना स्टार्ट किया तो 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ऐसे चलता चलता गया एक पर्टिकुलर। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसकी -1 पोजीशन, -2, -3, -1, -2, या नेगेटिव जो साइन होता है सिर्फ किसको शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। किसको बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है बस, और माइनस का कोई यहाँ मतलब नहीं निकलता। माइनस क्या शो करता है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन जाने लगा, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव शो कर सकते हैं। साथ में जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो कैसे, कि अगर मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दो पोजीशंस होती हैं बच्चे, एक तो जहां से वो स्टार्ट होता है और दूसरा कहां पे खत्म हो। मान लिया ए और बी, ए इसका इनिशियल पोजीशन था, और बी उसका फाइनल पोजीशन था, ठीक है बच्चे। अब वो क्या किया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया और फिर फाइनल से इनिशियल वापस आ गया, तो अब उसकी फाइनल पोजीशन चेंज होके इनिशियल वाले पे आ गई। एक किसी पॉइंट से निकलता है, बी तक जाता है और बी से वापस ए तक आता है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाती है तो उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है बच्चे, जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा, एक मेरे पास है, मैंने मार्कर ये यहाँ टांग दिया, मैंने यहाँ मार्कर रख दिया, मैंने उठाया फिर वापस यहीं रख दिया, तो बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अरे कुछ नहीं। अगर मैं उठा के इसको यहां टांग दूं तब इसके बीच की तब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से उठा के इसको वापस यहीं रख देता हूं तो अब इनिशियल पोजीशन यही थी और फाइनल रखने के बाद भी फाइनल पोजीशन भी यही हो गई, तो इसका मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और फिर बात करें, अगर कंपैरिजन करें हम डिस्टेंस से इसकी, तो ऑलवेज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस, हमेशा ही इसकी डिस्टेंस क्या होगी, या तो कम होगी या तो इक्वल होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने चैप्टर में बताया है कि हम सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब मोशन इन वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं या स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। हम पूरे चैप्टर में हम मोशन को स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं, तो इस केस में स्ट्रेट पाथ के केस में क्या होता है बच्चे, कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाती है बच्चे, सेम हो जाती है। तो चलो फिर बच्चे समझ में आया होगा ये कैसे। साथ में अभी एक चीज और, अब जैसे कि मैंने कहा कि इसको दो पॉइंट की जरूरत होती है, इनिशियल और फाइनल, मुझे दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, इसका मतलब दो पॉइंट अगर मुझे पता है तो मुझे ये पता होता है कि मुझे कहाँ से कहाँ की तरफ जाना है, यानी मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन पता हो जाती है, मुझे किस कहाँ से कहाँ। अगर मैंने बोला कि मुझे घर से स्कूल जाना है, मुझे घर से स्कूल जाना है, अगर मैं स्कूल जाना चाहता हूं तो मैंने क्या उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी कि मैं, कि अगर कोई सोचेगा कि ये स्कूल जा रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में रास्ता पहले हो जाएगा कि अच्छा ये सीधी रोड ये इस तरफ जाएगा, तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है बच्चे, आप बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चे, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने यहाँ डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप बच्चे सारे आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वो समझ में आया होगा। अगर बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस में, तो डिफरेंस आपके पास ये पूरा तैयार रखा हुआ है, ये सारा डिफरेंस ही है, सिर्फ इसको छोड़ देना, इन दोनों को छोड़ देना, क्योंकि ये सिमिलरिटीज हो जाती है कि दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। इसके अलावा जो भी चीजें लिखी हैं वो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो समझ में आया बच्चे। तो इससे क्या होता है कि मुझे डिस्टेंस पता होगी, डिस्प्लेसमेंट पता होगी। अब इससे रिलेटेड चलिए आते हैं फिर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी में हमारे क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की बुक में मेरे पास क्वेश्चन, मैं एक बार बुक देख लेता हूं थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो मैं उन क्वेश्चंस को आज करूंगा, और फिर देखूंगा कि क्या क्या उसमें आता है, ठीक है बच्चे। तो फिर चलिए फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के अपनी बुक्स में, और आज हम करते हैं कुछ इससे रिलेटेड, अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो डिस्टेंस और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स,
एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हम कुछ करते हैं, तो जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बुक में जब पढ़ाया जाता है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है इसमें, तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरे साथ देखना कि बुक खोल लेना और देखना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। तो हमसे पूछता है, इनफैक्ट ये पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यानी कि मोशन में हो, फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो यस बच्चे, अभी समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट, दो पॉइंट होने चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो अगर दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पोजीशन पे आ जाए तो उस पोजीशन पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है बच्चे? जीरो। तो हम इसको सपोर्ट करेंगे यस, तो इसका आंसर होगा यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर आपको कोई एग्जांपल लिखना है तो लिख देना फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लिख लेना। इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पार्क, इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ इफ एन ऑब्जेक्ट मूव वन राउंड ऑफ अ पार्क, वन राउंड ऑफ अ पाथ, ठीक है। तो अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसने वन राउंड कंप्लीट कर लिया तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो जहां से उसने स्टार्ट किया था अगर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, जहां से आपने स्टार्ट किया था वो इसी पोजीशन पे। तो हम ये सर्कुलर पार्क या किसी रेस की बात करें, इन अ रेस if a boy started initial point, if a boy started from a point and complete a race and reach to the final point या फिर कह सकते point A again, then both position are same, in this case the displacement can be zero, displacement can be zero। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो कोई सा भी आप आंसर आपके मन में हो वो लिख देना। समझ में आया बच्चे? मैंने इसमें ये बताना था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बाकी एक एग्जांपल लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कई एग्जांपल है, ठीक है बच्चे। तो अब आते हैं हम आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने देख रहा हूं एक, हाँ, तो लिखा है अ फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? तो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बस डिस्प्लेसमेंट का बच्चे मैग्नीट्यूड। अब हमसे देखो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से बच्चे, और कोशिश करना फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय अगर डायग्राम बन सके आपसे तो एक रफली डायग्राम जरूर बना के करना ताकि इजी हो जाता है उसे समझना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 1 ये था मेरे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक स्क्वायर फील्ड है, यानी स्क्वायर का मतलब जिसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। उसकी साइड दे रखी है उसने 10 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चे? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, ठीक है। अब क्या करता है फार्मर, ये था फार्मर यहां से चलना स्टार्ट, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पहुंचता है, फिर सी पहुंचता है, फिर डी पहुंचता है, फिर वापस से ए पोजीशन पे आ जाता है। तो उसने एक बाउंड्री को कवर कर लिया। तो हमसे यही बोलता है कि एक फार्मर है जो 10 मीटर की साइड वाले स्क्वायर फील्ड पे चलता है और बाउंड्री को कवर करने में उसे कितना समय लगता है? 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो उसका टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम टू कवर वन राउंड of square field, one round of square field is equal to 40 सेकेंड। उसने टोटल टाइम कितना लिया बच्चे? 40 सेकेंड लिया। चलो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें भाई इसकी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये यहां से यहां तक बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस वो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो हम होते हैं 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 10,
4 इंटू 10 यानी 40 मीटर। अब वो 40 सेकेंड में 40 मीटर जाता है, 40 सेकेंड में 40 मीटर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है ही कवर्स 40 meters in 40 seconds. So he will cover 1 meter is equal to, तो 40 अपॉन 40 डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड ले लेगा। अब बताओ 1 मीटर कवर करने में 1 सेकंड, या 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर करता है। अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता है। तो अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर देखना बच्चे कि 2 मिनट 20 सेकंड में हम पहले 2 मिनट 20 सेकंड्स को चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड को चेंज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 60 प्लस का 20 यानी कि 140 सेकंड। वी नो दैट कि फार्मर विल कवर 1 मीटर इन 1 सेकंड। तो 140 सेकंड में वो कितना कवर करेगा? अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता है तो 140 सेकंड में कितना कवर करेगा? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इन 140 सेकंड he will cover is equal to 140 मीटर। कितना कवर करेगा बच्चे? 140 मीटर कवर करेगा, 140 मीटर कवर करेगा। अब 140 मिनट में 140 सेकंड में 140 मीटर कवर कर रहा है। अब देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 140 मीटर। तो इस पे देखते हैं, तो 140 मीटर, ठीक है, तो इसके कितने राउंड मारेगा वो देख लेते हैं। तो हम जानते हैं, तो नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन राउंड। दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। टोटल डिस्टेंस में 140 मीटर चलना है, एक राउंड कितने मीटर का होता है? 40 मीटर का। तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड अगर मेरे पास निकालूं तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3.5 यानी 3.45 राउंड। ठीक है, इसका मतलब एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, यहां पहुंचेगा, चौथा राउंड आधा, यानी यहां ये हो जाएगा 3.5 राउंड। ठीक है, तो अब उसकी पोजीशन यहां आ गई। ठीक है, इतना चलने के बाद उसकी पोजीशन कहां गई? यहां आ गई। यहां से यहां, तो यहां से यहां अगर निकालना है, मुझे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम उसको स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से ऐड करते हैं, तो मुझे AC की वैल्यू बतानी है बच्चे। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? AC की। मुझे AC की वैल्यू बतानी है, तो मुझे तो मैं AC निकालने लगता हूं। और मैं जानता हूं क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो वहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर, बाकी इसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 100। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बच्चे। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √200। अगर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके पूरा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल डिस्टेंस, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10√2 मीटर हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया बच्चे आंसर। समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो देखना एक एक स्टेप देखना कि मैंने कैसे किया है, और करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो 10√2 मीटर आया बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हमने आज पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों देख लिया है। अब उसके बाद उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी कर लिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में भी, नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे।